Hello students, so today we will discuss about chapter 13 that is natural disaster. ओके हम चैप्टर 13 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचुरल डिज़ास्टर। इस चैप्टर में हम सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ेंगे, उनके क्या कॉज होते हैं वो भी पढ़ेंगे और उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो वो भी हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में हैं। सो अब हम आ गए हमारी बुक पर। नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर्स वो इवेंट्स हैं जो कौन कॉज करते हैं? नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, दीज डिज़ास्टर रैक लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन दे स्ट्राइक। जब भी आते हैं लाइफ को, प्रॉपर्टी को बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। बहुत सारे टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं पर इस चैप्टर में हम उसमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। तो पहला नेचुरल डिज़ास्टर क्या बोल रहे हैं? अर्थक्वेक। ओके, तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी अर्थक्वेक की कुछ इमेजेस। देखो तो अर्थक्वेक कितना डेंजरस हो सकता है। ये पूरी की पूरी वेल बिल्ड बिल्डिंग थी, इसको शेकन किया, पूरी तरह गिरा दिया, है ना। ऊपर से देखो इतनी बढ़िया बनी हुई रोड थी, रोड के ऊपर क्रैक आ गया। ये जो बिल्डिंग है उसका मटेरियल देखो कैसे रोड्स पे आ गया है। ये इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का फोटो है, एग्जाम्पल नहीं फोटो है। फिर देखो ये किसी का घर था, ये बुरी तरीके से टूट गया है, बिल्कुल कोलैप्स हो गया है ड्यू टू अर्थक्वेक। So what is earthquake? Earthquake is a natural disaster which causes the surface of the earth to shake and tremble. This may result in minor or sometime major damage. देखो कई बार तो अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, तो जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पर कई बार उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ह्यूमन लाइफ का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है और एनिमल लाइफ का भी लॉस होता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड्स के अंदर क्रैक आ जाते हैं और कई बार पूरा के पूरा ट्री अपरूट हो जाता है। क्लियर होगी बात? अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या हैं बच्चा लोग? देखो, जो हमारा कंप्लीट अर्थ का जो क्रस्ट है ना बेटा, वो ऐसे प्लेट्स में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे प्लेट्स में। अब इन प्लेट्स में ये जो प्लेट्स हैं ये मॉल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती। पूरा की पूरा अर्थ का जो क्रस्ट है ऐसे प्लेट्स में बटा हुआ है और इस प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स किसके ऊपर तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं? मॉल्टन मैग्मा के ऊपर। अब कई बार ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में टकरा जाती हैं। ये प्लेट्स आपस में क्या हो जाती हैं? टकरा जाती हैं। तो इस जगह क्या हो जाता है बच्चे? अर्थक्वेक आ जाता है ना। ये प्लेट्स जिनके ऊपर अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट है, वो आपस में जब टकरा जाएंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक। मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड व्हेन देयर इज बिल्डअप ऑफ प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अर्थ के इनसाइड में जब प्रेशर बनेगा तब अर्थक्वेक आएगा, है ना। अब जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कैसे बना हुआ है? प्लेट्स की इंटरलॉकिंग से। इंटरलॉकिंग प्लेट्स ऑफ रॉक जो किसके ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। एक सेमी लिक्विड लेयर है हमारी अर्थ के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल। सेमी लिक्विड लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मेंटल। जब टू फ्लोटिंग प्लेट, जैसे मैंने बताया, दो प्लेट जो तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी, कोलाइड कर जाएं मतलब टकरा जाएं, तो वहाँ पर क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। जब भी हम दो प्लेट्स को, दो पैन को टकराते हैं तो एक आवाज़ होती है ना, तो वो जो प्लेट्स जो इतनी बड़ी बड़ी हैं टकराएंगी तो वाइब्रेशंस आएंगे और ट्रीमर्स आएंगे। ठीक है, और फिर ये ट्रीमर्स अंदर ना रह के अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी दिखाई देंगे और ये जो सडन शेकिंग होगी अर्थ की, ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाली होगी। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट। द एरिया इनसाइड द अर्थ वेयर रॉक्स बैंड एंड ब्रेक इज द फोकस ऑफ अर्थक्वेक। सपोज करो ये दो प्लेट थी, ठीक है। अब आपस में जब टकराई तो जिसका भी मास ज़्यादा होगा वो जो प्लेट होगी वो कहाँ पर चली जाती है? अंदर की तरफ। कहाँ पर चली जाती है? अंदर की तरफ, और ये प्लेट उसके ऊपर आ जाती है। फिर से बताती हूँ, डायग्राम अच्छा नहीं बना है ना। एक ये प्लेट रही और एक ये प्लेट रही। अब ये प्लेट टकरा के कहाँ? इसके पास चली गई है ना, इसके पास चली गई। तो अगर ये प्लेट भारी होगी तो ये इसके अंदर चली जाएगी। तो ये अंदर वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक के झटके महसूस हो रहे हैं, शुरुआत जहाँ से हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट। क्लियर हो गई बात? अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट। अब ये प्लेट्स के अंदर यहाँ पर फोकस होता है। कहाँ पर? ये पहली प्लेट हुई, फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट जो अंदर गई, यहाँ पर क्या होगा? फोकस। और फोकस के ऊपर
जहाँ अर्थ के ऊपर हमको अर्थक्वेक महसूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। फोकस के ऊपर वाला जो डायरेक्ट पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। क्लियर होगी बात। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज एपी सेंटर। क्लियर होगी बात। फोकस ज़मीन के अंदर जहाँ पर प्लेट एक दूसरे से टकराई हैं वहाँ पर फोकस है, और उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर जहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा वहाँ पर क्या होगा, एपी सेंटर। ठीक है, तो फोकस और एपी, तो जो एपी सेंटर होगा बेटा वो पॉइंट होगा जहाँ पर ट्रीमर और इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। जितना दूर एपी सेंटर से जो जगह होगी वहाँ पर उसका जो इंटेंसिटी होगी वो वीक होती जाएगी। जितना दूर आप जाते जाओगे उतनी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी, पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर होगा, एपी सेंटर पर होगा। तो जो प्लेसेस एपी सेंटर के पास होंगी उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा डैमेज होगा। ठीक है, विद इन अ सेकेंड बहुत सारे लोग मर जाएंगे, पूरे के पूरे हाउस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रोड डैमेज हो जाती है, और रोड्स के ऊपर क्या दिखने लग जाते हैं, क्रैक्स दिखने लग जाते हैं। क्या क्या होगा, लोग डाई हो जाएंगे, हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रोड डैमेज हो जाएगी, और रोड के ऊपर क्या दिखने लग जाएगा, क्रैक्स। और जितना ज़्यादा आप एपी सेंटर के पास हो लॉस उतना ज़्यादा होगा। ठीक हुई बात। अब हम बात करते हैं 2015 में। 2017 में हम किसकी बात करें, 2015 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, 7.8 मैग्नीट्यूड था। जो 7.8 मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग मैग्नीट्यूड होता है, और ये कहाँ पर आया था बेटा, नेपाल में आया था, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। और उसके जो झटके हैं, ट्रीमर्स को हम बोलते हैं झटके, वो इंडिया में भी फील हुए थे, है ना। और इंडिया में भी लगभग 70 लोगों की डेथ इसी वजह से हुई थी। क्लियर हुई बात। 7.8 बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग पॉइंट है। नेपाल में कितने लोगों की डेथ हुई, 8,000 लोगों की डेथ हुई, और ये कब आया था, 2015 में आया था। ठीक है, और ये इतना भयंकर था कि इंडिया में भी इसके झटकों को महसूस किया गया था। अब आप प्रिकॉशन क्या ले सकते हो अगर अर्थक्वेक आ जाए, तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे अर्थक्वेक के लिए। सी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द नेचर को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल आसान नहीं। आप कितने भी साइंटिस्ट बन जाओ, कितनी भी मॉडर्न मशीनरीज बना लो, सुपर कंप्यूटर्स बना लो, फिर भी हम नेचर को कम्प्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन हम रेनफॉल का अमाउंट या कितनी रेनफॉल होगी ये नहीं बता पाए आज तक, तो अर्थक्वेक को तो बहुत ही मुश्किल बात है। फिर भी हमने कुछ मशीन्स ऐसे बनाई हैं जो ट्राई करती हैं कि क्या अर्थक्वेक का पैटर्न होगा, कौन से अर्थक्वेक प्रॉन एरिया होंगे, कब अर्थक्वेक आ सकता है। जनरल ये लगभग अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन आपको दे देती है। अगेन आई विल से दैट इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हेन एन अर्थक्वेक विल अकर। अर्थक्वेक कब आने वाला है ये एग्जैक्टली बता पाना बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है ना। सिस्मोलॉजिस्ट जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं वो कुछ पैटर्न्स ज़रूर बता जाते हैं कि कौन सा अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है, हो सकता है यहाँ पर अर्थक्वेक आ सके। तो अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में वो कंट्री जो सबसे अर्थक्वेक प्रॉन कंट्री है उसका नाम है जापान। जापान में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं। इट इज़ वेरी अर्थक्वेक प्रॉन कंट्री इन द वर्ल्ड। लगभग थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक, हज़ारों अर्थक्वेक यहाँ पर हर साल ही आ जाते हैं। पर जापानीज़ लोग इससे बहुत वेल अवेयर हैं, इस फैक्ट को जानते हैं, इसीलिए वो सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। जब अपने घर बनाते हैं, अपने ऑफिसेस बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वी आर इन आ अर्थक्वेक प्रॉन एरिया, तो हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वो कौन से प्रिकॉशन लेते हैं हम देखते हैं। उनके जो बेसिकली जो हाउसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं बच्चा, वुड से बने होते हैं, लकड़ियों से बने होते हैं, इसीलिए वो लाइट होते हैं, है ना, जिससे कि वो डिज़ास्टर से इजीली फाइट कर पाते हैं, है ना। प्रॉपर नॉर्म्स वो फॉलो करते हैं जब भी किसी बिल्डिंग को बनाएंगे, ब्रिज को बनाएंगे, फ्लाईओवर को बनाएंगे या डैम को बनाएंगे। जापान में जितने भी बिल्डिंग, ब्रिज और फ्लाईओवर बनते हैं तो वो सारे के सारे उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जो अर्थक्वेक के इफेक्ट को रोक देते हैं, है ना, जो अर्थक्वेक को ज़्यादा इफेक्टिव होने से रोक देते हैं। ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग्स को आपको हमेशा क्या स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप अर्थक्वेक के टाइम में अंदर हैं तो आपको किसी हार्ड टेबल, स्टडी टेबल, एक मजबूत टेबल या डेस्क के अंदर छुप जाना चाहिए। और अगर आउटसाइड हैं तो आप ओपन स्पेस में खड़े रहें, कभी भी किसी टॉल स्ट्रक्चर के सामने ना आए, जैसे बिल्डिंग, ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक पोल्स। ठीक है,
क्या करना है आपको, जापान में वो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने ये देखा कि वो लकड़ी के घर बना रहे हैं, इसलिए उनके घर लाइट होते हैं, वो इजीली इस डिज़ास्टर से लड़ पाते हैं। प्लस वो लोग, और हमको भी फॉलो करना चाहिए कि जब भी हम कोई बिल्डिंग, ब्रिज या फ्लाईओवर बनाए तो प्रॉपर ध्यान रखें किसका, अर्थक्वेक नॉर्म्स का, ठीक है। उसके बाद में अगर अर्थक्वेक के टाइम अगर आप घर में फंसे रह जाएं तो कोई आपके घर में जो स्ट्रॉन्ग टेबल होगी उसके नीचे छुप जाएं। अगर आप ओपन एरिया में तो ध्यान रखें ना तो किसी पेड़ के पास, ना किसी बिल्डिंग के पास, और ना ही किसी पोल के पास खड़े हों। बहुत सारी स्टडीज़ कैरी की जा रही हैं काय के लिए, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए, पर अभी भी हमको 100% सक्सेस इसमें नहीं मिली है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड, वॉल्केनिक एरप्शन। क्या बचा, वॉल्केनिक एरप्शन। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हेन डू वॉल्केनिक एरप्शन टेक प्लेस, कब होते हैं। तो वॉल्केनिक एरप्शन टेक प्लेस व्हेन मैग्मा, molten rocks inside the earth come to the surface of the earth through opening called vent। अभी मैंने बताया था कि एक फ्लोटिंग हमारी प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। पर अगर किसी भी कंडीशन में वो जो मॉल्टन मैग्मा है वो किसी भी वेंट से, किसी भी होल या छेद समझ लो, वहाँ से वो किसके ऊपर आ जाए, अर्थ के ऊपर आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है। अब जब तक वो अर्थ के अंदर था तब तक हम उसको क्या बोल रहे थे, मॉल्टन मैग्मा। पर वही जब अर्थ के ऊपर आ जाए तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, लावा। क्लियर होगी बात, दोनों चीज़ें सेम है। अर्थ के अंदर है तब तक वो क्या है बच्चे, मॉल्टन मैग्मा, जिसके ऊपर हमारी प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। पर किसी तरीके से इन प्लेट्स में फॉल्ट आ जाए और वो मैग्मा बाहर आ जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, लावा। क्लियर हो गई बात। चलो, अब जब लावा सूख जाता है मतलब जैसे ही वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आके ऊपर की तरफ आ गया, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, लावा बन गया। पर जब उसको एयर मिली, थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो वो वहाँ पर क्या बना लेता है, माउंटेन्स। और उन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। क्या पढ़ते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। आपके 6 में बहुत डीप में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन सी होगी, वो माउंटेन्स जो किसने बनाई है, वॉल्केनो ने बनाई है। तो ये देखो, ये रहा हमारा मैग्मा चैम्बर, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा क्या मिल जाएगा, मैग्मा, है ना, मॉल्टन मैग्मा, ये तो है ही है। फिर ये वेंट के थ्रू कहाँ पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। फिर जहाँ से ये निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेटर कोन। ये है लावा, जो देखो देखो ज़मीन पे ऐसे ऐसे गिरता जा रही है, क्या है, लावा है। और लैंडस्लाइड तो आपको पता है, जहाँ से ज़मीन अंदर धंसने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड। क्लियर हो गई बात। ये जहाँ से आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, एरप्शन कॉलम, ठीक है। और कई बार इससे क्या बनते हैं, एरप्शन क्लाउड्स। बहुत तेज़ी से धुआं भी निकलता है, तो ये कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एरप्शन क्लाउड्स। और एरप्शन क्लाउड्स जब ठंडे होंगे तो वो एसिड रेन करेंगे या ऐश फॉल करेंगे, ठीक है। एसिड रेन भी हो सकती है और ऐश फॉल भी यहाँ से हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से वेंट के थ्रू वो आया और जहाँ से वो निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, एरप्शन कॉलम। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर ये ठंडा होता रहेगा, ये जो निकल रहा है बाहर इसको हम क्या बोल रहे हैं, लावा। और ये ठंडा हो गया, यहाँ पर क्या बना लेगा, माउंटेन्स। क्या बना लेगा, माउंटेन्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट कितने टाइप के वॉल्केनो होते हैं। तो 3 टाइप के वॉल्केनो होते हैं, एक्सटिंक्ट और डेड, डॉर्मेंट और स्लीपिंग, एक्टिव वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट, डॉर्मेंट, एक्टिव। एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो गए हैं, डॉर्मेंट जो कभी ओपन चालू रहते हैं कभी बंद हो जाते हैं, और एक्टिव जो अभी बहुत फ्लो में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। क्लियर बात हो गई। तो एक्सटिंक्ट वो वॉल्केनो जो ख़त्म हो गया है बहुत सालों से, बहुत 1000 सालों से, जिसमें कोई भी क्या नहीं हुई, एक्टिविटी नहीं हुई है, उसका नाम है माउंट केनिया इन अफ्रीका। तो जो वॉल्केनो माउंट केनिया है जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है, वहाँ पर बहुत सालों से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटिंक्ट और डेड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप है डॉर्मेंट और स्लीपिंग। तो इसमें एग्जांपल आता है आपका माउंट फ्यूजी इन जापान। जापान का जो माउंट फ्यूजी है वो क्या है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, ठीक है। डॉर्मेंट वॉल्केनो हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ सालों बाद फिर से एरप्ट हो जाए, फिर से इसमें कोई एक्टिविटी दिखाई पड़ जाए, ठीक है।
थर्ड है एक्टिव वॉल्केनो। तो थर्ड टाइप के अंदर आते हैं वो वॉल्केनो जो ऑफनली एरप्ट हो रहे हैं और बहुत ग्रेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सारा लॉस वो कर रहे हैं और फ्रिक्वेंसी में वो एरप्ट होते हैं। वो है माउंट एटना इन इटली। तो कोई पूछेगा माउंट केनिया इन अफ्रीका किसका एग्जाम्पल है? डेड वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया है। एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल माउंट एटना इन इटली। क्लियर हो गई बात। प्लस माउंट फ्यूजी इन जापान इज स्लीपिंग, अभी सो रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद जाग जाए, अभी डोरमेंट है, थोड़े टाइम बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पर एक बात और यहाँ पर याद रखने की है कि कोई ज़रूरी नहीं है जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है वो कभी भी एरप्ट नहीं होगा। बहुत सारे वॉल्केनो जो बहुत लंबे टाइम से एरप्ट नहीं हुए हैं वो फिर से एरप्ट हो जाते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में। माउंट वेसुवियस इटली में है। उसको पहले लोग सोचते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, पर वो फिर से एक बार एक्टिव हुआ और उसने कंप्लीट पॉम्पे सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते ये डेड है, ये एक्सटिंक्ट है, तो ये फिर कभी एक्टिव होगा ही नहीं, वो एक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो कोई बोलेगा कि वो वॉल्केनो जो एक्सटिंक्ट हो चुका था पर फिर से एरप्ट हुआ, माउंट वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में। ठीक है। माउंट फ्यूजी जापान की इसका एग्जाम्पल है बच्चा, स्लीपिंग और डॉर्मेंट का। एक्टिव का माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में। डेड वॉल्केनो माउंट केनिया इन अफ्रीका। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब वॉल्केनो आए। तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए हम लोगों को बच्चा लोग? वो प्लेसेस जहाँ पर वॉल्केनो एक्टिव हैं पीपल को सेफ प्लेसेस पर पहुँचा देना चाहिए। वो कौन पहुँचाएगी? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पहुँचाएगी, है ना, जब भी वॉल्केनिक एरप्शन हो। और लोगों को अपने साथ क्या रखना चाहिए? फूड रखना चाहिए, वाटर रखना चाहिए ऐसे टाइम के लिए। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उस टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उनके गैजेट उनके पास उन सबको स्विच ऑफ कर दो, अपने साथ फूड और वाटर रखो, और ये इट्स अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो आपको एक सेफ प्लेस तक पहुँचा दे। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अंडमान सी है, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास अंडमान सी है, वहाँ पर क्या है बच्चे? बैरन आइलैंड है। क्या है? बैरन आइलैंड है। वो साउथ एशिया का एक्टिव वॉल्केनो। अगर कोई पूछे ठीक है आप बाहर का मत बताइए, आप इंडिया के पास बता दीजिए, अंडमान एंड निकोबार मतलब आपके इंडिया के आसपास कौन सा वॉल्केनो एक्टिव है, तो क्या बताओगे? बैरन आइलैंड पे क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है। और बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान सी के ऊपर लोकेटेड है। और ये भी रिसेंटली एरप्ट हुआ था, 2013 में एरप्ट हुआ था। क्लियर हो गई बात। 2013 में एरप्ट हुआ था। तो थर्ड हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा लोग? फ्लड के बारे में। ठीक है। व्हाट कॉजेज फ्लड? ये फ्लड तो ऐसी चीज़ है जो हम सब ने देखी है, इस ईयर भी देखी है और पहले भी देखी है। तो फ्लड कब आती है बेटा? जब वाटर का अमाउंट रिवर में, स्ट्रीम में कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती रहे, हमारे डैम्स, रिवर, स्ट्रीम सब भर जाएं, तो जो एक्सेस वाटर है वो रोड्स पे आ जाएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लड। ठीक है। इंडिया में फ्लड एक कॉमन है, मॉनसून सीजन में फ्लड एक कॉमन थिंग है इंडिया में। रिवर ओवरफ्लो हो जाती हैं और सबमर्ज कर जाती हैं उसके आसपास जो एरिया होता है। देखो मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताती हूँ कितनी ख़राब हालत हो जाती है हमारे इंडिया की। ये देखो दिख रहा है, ये बिल्कुल कॉमन सीन है रेनी सीज़न का इंडिया में। हर साल बहुत सारे एरिया में बाढ़ आती है, बहुत सारा प्रॉपर्टी का, पीपल का, एनिमल का लॉस करके जाती है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया है आज तक इसके लिए, इस मिसमैनेजमेंट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। आप सब बड़े हो जाएंगे तो प्लीज़ कुछ सोचिएगा इसके बारे में, ओके। या मुझे कुछ एक तरीका बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप कैसे चाहते हैं कि ये कम हो जाए या हो ही ना, ओके। बता देती हूँ, मुझे लास्ट स्लाइड में दिखाना था पर मैंने दिखाया ही नहीं। ये है वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है। ये फ्लड के अंदर नहीं है, वॉल्केनो के अंदर है, ध्यान रख के पढ़ना। देखो ये जो कितना गर्म होता है, ये जो रेड दिख रहा है ना, इसमें कई बार मेटल्स भी होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना। देखो कितना रेड, कितना गर्म है जो अंदर से निकल रहा है। तो इसके आसपास इस एरिया में जो लोग रहेंगे क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो हम आ जाते हैं अब हमारी फ्लड पे। तो आप लोगों ने देखा कैसे
सारे के सारे घर डूब चुके थे किसमें, फ्लड में। अब फ्लड से क्या होता है बच्चे, लाइफ का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हो जाती हैं, जो हर्ट्स होती हैं वो तो कम्प्लीटली वॉश्ड अवे हो ही जाती हैं, अपनी जगह से मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इवन जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, काऊ, एनिमल, बफेलो, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग, इन सबको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे ही फ्लड वाटर रिसीड कर जाता है, मतलब फ्लड का वाटर चले जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। वाटर बॉर्न डिसीजेस से किससे परेशान हो जाते हैं बच्चे लोग, वाटर बॉर्न डिसीजेस, है ना। क्योंकि जो कंडीशन होती है वो इतनी अनहाइजेनिक हो जाती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमको अवेलेबल नहीं होता, उसकी स्केर्सिटी हो जाती है, क्योंकि वो जितना भी वाटर हमारे रिवर में अवेलेबल था, ग्राउंड वाटर था, वो सब कैसा हो जाता है बेटा, कंटेमिनेटेड हो जाता है। इतना ज़्यादा पानी है कि वो सारा की सारा गंदा हो जाता है, तो पीने का पानी आपको मिलेगा ही नहीं। फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है ना, और कई बार तो हमारे पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ एरिया जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ तो हर साल ही बाढ़ आती है। और वहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स ओवरफ्लो होती हैं, बेसिकली गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, है ना। ये रिवर्स में हर साल ही बाढ़ आती है। और ये कौन से एरिया की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, असम हर साल ही एक्सपीरियंस करते हैं किसको, फ्लड को। बाढ़ जाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी जैसी रहती हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, लोगों के घर बह गए हैं, उनको वो बनाने हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाढ़ के बाद भी रह जाती हैं, फ्लड के बाद भी रह जाती हैं। ये अब हम पढ़ेंगे कि हमको क्या प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है, आप जब भी अपना घर बनाने जाएं, आपका ड्रीम हाउस बनाने जाएं, तो ज़रूर चेक करें कि वो फ्लडिंग एरिया में तो नहीं आता है, किसी ऐसी जगह में तो नहीं आता है जहाँ पानी भर जाता है या हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, गार्बेज को कभी भी ड्रेन्स में थ्रो ना करें, रिवर्स में थ्रो ना करें, क्योंकि आप थ्रो करते हो, जब भी बाढ़ आती है वो रिटर्न रिवर आपको वापस दे देती है। ठीक है, अगर किसी रिवर का कोई बैंक ब्रोकन है तो आपको उसको टाइमली रिपेयर करा लेना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए, किसके टाइम पे, फ्लड के टाइम पे। क्लियर हो की बात, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट फैल जाएगा और जितना लॉस होना है उससे डबल लॉस होगा। बुक में बताया है, किसको बताया है बच्चा लोग, सुनामी को। 4th नंबर है सुनामी का। हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ मुझे ज़रा, अर्थक्वेक। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा मुझे भी याद नहीं है अब, वॉल्केनो। 3rd नंबर पे हमने फ्लड और 4th नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सुनामी। क्या पढ़ रहे हैं, 4th नंबर पर हम सुनामी। तो सुनामी क्या है बेटा, जब अर्थक्वेक लैंड के ऊपर आए तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, पर जब अर्थक्वेक अंडर वाटर हो तो वो क्या कॉज करता है बेटा, सुनामी। ठीक है, ज़मीन के ऊपर आएगा तो ज़मीन के ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं उस सबको ख़त्म कर देगा, पर अगर पानी के अंदर आएगा तो क्या करेगा, वो पानी को बाहर तक फेंक देगा। और बाहर जहाँ पर भी वो पानी आएगा वो इतनी इंटेंसिटी से आएगा कि अल्टीमेटली वो बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस कर देगा। ठीक है, सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन वाटर इन द ओशन रैपिडली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जब एक बकेट में आप पानी भर के रखना, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाना हिलाना हिलाना, तो क्या होगा, वो पानी कहीं ना कहीं से तो बाहर आने लग जाएगा जब आप उसको ज़ोर ज़ोर से शेक करोगे। ऐसे ही सुनामी में होता है। ठीक है, और ये वेव्स 100 फीट तक ऊपर जा सकती हैं, 100 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है। ठीक है, वॉल्केनिक eruptions impact large meteoroid plugging in the ocean. अंडर वाटर अर्थक्वेक कैन ऑल्सो जनरेट सुनामी। तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वॉल्केनो आ रहा है काय के अंदर, पानी के अंदर, ओशंस के अंदर, या क्या हो रहा है बच्चा, अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 कारण से क्या हो सकता है, सुनामी आ सकती है। और जो सुनामी का इफ़ेक्ट होता है बेटा बहुत डिवास्टेटिंग होता है। आप बहुत सारी इमेजेस देखो, उन इमेजेस में देखिएगा, एक बार तो ऐसा हुआ कि जो बड़ा की बड़ा जो जहाज़ था जो पानी में चलने वाला था, वो कितनी शक्ति थी सुनामी में कि वो जहाज़, मतलब जैसे ये घर बना हुआ है तो इस घर के ऊपर वो वाटर से निकल के जहाज़ इस घर के ऊपर आ गया। जहाज़ मतलब क्या बोलते हो, शिप, उस बिल्डिंग के ऊपर आ गए। तो सोचो कितना पावर है सुनामी में, है ना। सो पावरफुल, नेचर इज़ वेरी पावरफुल। एक बार में बता देता है कि साइंस मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग मेरे सामने बिल्कुल छोटा है। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, मैडम अर्थक्वेक आया तो ज़मीन हिली, पानी ऊपर की तरफ आया, पर वॉल्केनो से इसका कैसा रिलेक्शन है। तो कई बार वॉल्केनिक एरप्शन से जो मेटेरॉइड निकलते हैं वो डायरेक्ट ओशन में जब आ जाएं और उनका मतलब बहुत ज़्यादा मास हो,
तो भी वो वाटर को डिस्प्लेस करेंगे और वो वाटर अल्टीमेटली कहाँ आएगा, कोस्टल एरिया में आ जाएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, आज तक हम सुनामी के बारे में कुछ भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, कब आती है, क्यों आती है, कहाँ पर अंडर वाटर मेटेराइट आने वाला है वॉल्केनो से, या कहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है डार्ट, DART, डार्ट। सुनो, अब क्या होता है, हमने बैरन आइलैंड में भी लगा रखा है, ये हमारे अंडमान के पास लगा रखा है, जिसका सीधा कनेक्शन किससे है, हैदराबाद से है। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये डार्ट देगा, किसको देगा, हैदराबाद में जो इनका सेंटर होगा वहाँ पर दे देगा। फिर हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर फिर से क्या होने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो हम प्रिकॉशनरी मोड्स ले सकते हैं। तो ये डार्ट है। तो ये डार्ट किसके लिए लगाया जाता है, सुनामी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसके अंदर अगर कुछ वेव्स में प्रॉब्लम होगी तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। देखो ये है डार्ट। ठीक है, अब हम डार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डार्ट अल्टीमेटली है क्या। सो नाउ व्हाट इज़ डार्ट, ये आपकी बुक में नहीं है तो प्लीज़ एक बार कहीं नोट कर लें। वैसे तो आपको पता होना चाहिए अगर आप सुनामी पढ़ रहे हैं तो, है ना। डार्ट क्या है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। डीप ओशन ए से असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, सुनामी टी फॉर सुनामी। सुनामी का असेसमेंट और रिपोर्टिंग कहाँ पर से, डीप ओशन से, इस मशीन का काम है। ठीक है, ये सुनामी की वार्निंग सिस्टम की तरह बनाया गया है और सच में बहुत अच्छा काम करता है। अब हमको सुनामी में प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है बच्चा। इफ़ सुनामी वार्निंग इज साउंडेड, वन शुड इमीजिएटली मूव टू हायर ग्राउंड। जब आपको पता चले कि सुनामी आने वाली है तो आप हायर ग्राउंड की तरफ मूव कर जाओ। जो सी और बीच पे जो लोग होते हैं उनको फटाफट हायर प्लेसेस पे चले जाना चाहिए, है ना। और ओशन के पास तब तक नहीं आना चाहिए तब तक कि अथॉरिटी ये ना बोल दे कि अब सब कुछ सेफ़ है। क्लियर होगी बात। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो फिशरमैन्स होते हैं उनको भी बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि आप जाएं। जब भी सुनामी की वार्निंग आती है उनको भी बोलते हैं कि आप लोग हायर प्लेसेस पे चले जाएं। अब हम सुनामी बात करें इंडिया में कब आया था, तो सुनामी आया था इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, मतलब हमारे इंडियन ओशन वाली बेल्ट में आया था, है ना। कब आया था, 26 दिसंबर 2004 में, है ना। इसको बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं हिस्ट्री का। ये सेकेंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक था। फर्स्ट लार्जेस्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था और कहाँ पर आया था। सेकेंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ सुनामी कहाँ पर देखने को मिला, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 9.1, 9.3 ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जिसपे हम सेस्मिक वेव्स को मेजर करते हैं, या हाँ मेजर करते हैं। ठीक है, जब हमने देखा था कि 7 पॉइंट कुछ का अर्थक्वेक नेपाल में आया था जिससे 8,000 लोगों की डेथ हो गई थी, तो सोचो ये कितना भयंकर होगा, जिसके मैग्नीट्यूड कितना था, 9.1 to 9.3 ऑन द रिक्टर स्केल। 10 मिनट के लिए इतनी तेज़ी से इसने काम किया, बहुत सारी प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ को लॉस किया और अल्टीमेटली फिर ख़त्म हुआ। कब आया था, 2004 में। क्लियर हो की बात। इससे इंडिया में एक और चेंज आया था रिलेटेड टू इंदिरा पॉइंट, वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इंदिरा पॉइंट और सुनामी 2004 का क्या रिलेशन है। सेकेंड आप बताओगे, सेकेंड लार्जेस्ट ये है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, इंटेलिजेंट पीपल। इफ़ यू डोंट नो, डू गूगल एंड राइट। सो अब हम बात करते हैं ड्रॉट की। क्लियर होगी बात। एक्सेसिव रेनफॉल लीड्स टू व्हाट, फ्लड्स। ज़्यादा रेनफॉल हो गई तो क्या आ जाएगी, फ्लड। पर अगर रेनफॉल नहीं हुई या बहुत कम हुई तो क्या आ जाएगा, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, मानसून रेनफॉल पे। तो अगर मानसून रेन कम हुई या डिले, बहुत लेट स्टार्ट हुई, तो हमारे एग्रीकल्चर पे को बहुत बैड इफेक्ट होता है। हमारा पूरा के पूरा एग्रीकल्चर काय पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर हमारा काय पे डिपेंड करता है, मानसून रेन पे डिपेंड करता है। अब ड्रॉट लीड टू स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूख से, है ना, एंड डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडिया में कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर ये स्टारवेशन, डेथ बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर जितनी रेनफॉल होनी चाहिए हर 2-3 साल में उस रेनफॉल से कम रेनफॉल होती है, किसी साल रेनफॉल होती ही नहीं है। तो वो एरिया हैं कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, इन एरिया में तो ड्रॉट होती ही है। एक बार फिर से नाम रिवाइज करो मेरे साथ। सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान, ये इनमें ड्रॉट आती रहती। पूरे पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, सम पार्ट्स। महाराष्ट्र में मुंबई है जहाँ पर रेनफॉल कभी भी हो जाती है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान। ओके, तो आप यहाँ पर क्या प्रिकॉशन ले सकते हो आप? पहला तो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए कि हमारे पास इतने बड़े रिजर्वायर अवेलेबल हों कि ये जो फ्लड वाटर है, ये भी एक डेवास्टेशन का कॉज है, फ्लड वाटर को हम बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकें। चलो, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करी, तब तक हमको खुद को ऐसे रिजर्वायर या वाटर टैंक्स बना के रखने चाहिए जहाँ पर हम वाटर स्टोर करके रख सकें। फार्मर को एजुकेट करना चाहिए कि आप लोग ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाओ, ओवर ग्रेजिंग से भी बहुत लॉस है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जो पानी रेनी सीजन से हमको आ रहा है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। जहाँ पर हमारी बोरिंग होती है वहाँ पर उस पाइप को हम जोड़ दें जहाँ पर पानी आपका कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। रेन वाटर को कलेक्ट करके रखें रूफ टॉप पे, है ना, और उसको फिर बाद में यूज़ कर सकें। ये सारी छोटी छोटी ट्रिप्स हैं जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी अगर आप ड्रॉट प्रोन एरिया में रहते हैं, और ये फार्मर्स को भी हेल्प करेगी जब रेनफॉल नहीं होगी। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं बच्चे? साइक्लोन वायलेंट स्ट्रोम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब विंड सर्कल में मूव करने लग जाती है, ऐसे राउंड 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 मूव करने लग जाती है। ये कब होता है? जब विंड एक बहुत ग्रेट स्पीड से ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, और उसके पाथ में जो भी आएगा उस सबको वो डिस्ट्रॉय करती हुई जाएगी। और इस टाइम विंड की स्पीड क्या होती है? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कोस्टल एरिया तो साइक्लोन से ज़्यादा प्रोन होते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रीज़ को अपरूट करके रख देती है, इलेक्ट्रिक पोल्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती है, हाउसेस को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। तो वायलेंट स्टॉर्म किससे आ रहे हैं? थ्रू विंड आ रहे हैं। विंड की स्पीड कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर आवर। और जो कुछ हवा के रास्ते में आएगा वो सबको उखाड़ती, फेंकती, तोड़ती हुई चली जाएगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? साइक्लोन के बारे में। तो एक साइक्लोन जिसका नाम था हुदहुद, वो कहाँ पर आया था बच्चे? आंध्र प्रदेश में आया था। कब आया था? 2014 में। 2014 में हुदहुद कहाँ पर आया था? आंध्र प्रदेश में आया था, जहाँ विंड की स्पीड हमने तो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर सुनी थी, पर यहाँ पर कितनी थी विंड की स्पीड? 205 किलोमीटर पर आवर। इसने बहुत सारे ट्रीज़ को अपरूट कर दिया, बिल्डिंग्स को ख़राब किया, 40 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, और 1,50,000 पीपल को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ गया था, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है इस साइक्लोन का वो उड़ीसा में भी देखा गया था। हुदहुद कहाँ पर आया था? आंध्र प्रदेश में। कब आया था? 2014 में। विंड की स्पीड क्या थी? 205 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं क्या प्रिकॉशन लेनी है जब साइक्लोन आए। तो अगर जो लोग साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं उनको अपने घर की रूफ़ जो है वो हमेशा रिपेयर कराते रहनी चाहिए, और ये देखना चाहिए, इंश्योर कराना चाहिए कि वो गुड कंडीशन में हो। अगर कोई ब्रांच हो जो आपके घर की छत पे ऊपर आ रही है तो उसको प्रॉपरली ट्रिम करके रखें। आप हमेशा अपने पास इमरजेंसी किट रखें, पोर्टेबल रेडियो अपने पास रखें जिससे कि जो न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट देती है वो आपको मिलती जाए, और बैटरी भी रखें। ऐसा नहीं कि रेडियो है पर बैटरी नहीं, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो बंद कर दी जाएगी, तो बैटरीज होनी चाहिए। एक टॉर्च हो आपके पास, कुछ फूड हो, कुछ वाटर हो, फर्स्ट एड किट तो ऑब्वियस सी बात है हर डिज़ास्टर में रखनी है आपको। एसेंशियल मेडिसिन को रेडी रख के आप इस सब से लड़ सकते हो, पर ये सब नेचर के कॉज हैं जिनसे लड़ना इतना आसान भी नहीं है। ओके, आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू। इफ़ नॉट, जस्ट डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन।